पिनाका रॉकेट की प्रोडक्शन को अभी किस वजह से इंक्रीज किया जा रहा है? भारत की तरफ से अभी सोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। इसरो की एस्ट्रोसाट की तरफ से वो करके दिखाया गया है जिसको आज तक हबल टेलीस्कोप भी नहीं कर पाया था। 2021 के एंड तक चाइना पाकिस्तान को 4 टाइप 054 क्लास की फ्रिगेट को डिलीवर करने वाला है। चाइना की तरफ से मानसरोवर लेक के पास मिलिट्री बिल्डअप करने के साथ साथ कैलाश पर्वत के पास भी HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है। और अंत में पाकिस्तान का जर्मनी से मॉडर्न AIP सिस्टम का एक्वायर करने का सपना सपने में ही रहने वाला है। आज की वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पिनाका रॉकेट्स को लेके है। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे पिनाका रॉकेट को टेस्ट किया गया था। इसी बीच 6 पिनाका रॉकेट फायर किए गए थे और इनको 2 बार टेस्ट किया गया था। और अभी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ इंडियन आर्मी के लिए पिनाका रॉकेट्स को सप्लाई करने वाली है। यहाँ पर पिनाका रॉकेट की प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इंडियन आर्मी की डिमांड की बात करें तो 2012 में इंडियन आर्मी का जो डिमांड था वो साल में 5000 रॉकेट का था, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चंद्रपुर जो कि पिनाका रॉकेट को मैन्युफैक्चर करती थी वो साल भर में मुश्किल से 1000 यूनिट को ही बना पाती थी। इसी वजह से आर्मी की टोटल रिक्वायरमेंट की बस 20% ही पूरा हो पाता था। इसके बाद 2016 में गोदरेज की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चंद्रपुर में एक फुली ऑटोमेटेड असेंबली लाइन को खोल दिया गया जो कि काफी हद तक पिनाका रॉकेट की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर रहा था। साथ ही सेफ्टी के लिहाज से भी ये काफी बेहतर था क्योंकि इसमें काफी सारे मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया गया था। लेकिन अभी इंडियन आर्मी एडिशनल 6 पिनाका रेजिमेंट को खरीदने वाली है और इंडियन आर्मी आगे चल के 22 पिनाका रेजिमेंट को ऑपरेट करने वाली है, जिस वजह से हमारी रिक्वायरमेंट आगे चल के और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से साल में अकेले ही 3000 से ज्यादा पिनाका रॉकेट को बनाया जा सकता है। आर्मी अभी पिनाका मार्क 2 और गाइडेड पिनाका को भी इंडक्ट करने वाली है जो कि 75 और 90 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 सालों में हमारी डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है और साथ ही इसको अभी एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जिस वजह से हमारी प्रोडक्शन रेट हाई होना जरूरी है ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ इसको दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सके। पिनाका रेजिमेंट की बात करें तो इनकी हर एक रेजिमेंट में 3 पिनाका बैटरीज होती हैं और हर एक बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं और हर एक व्हीकल में 12 रॉकेट को कैरी किया जाता है। इसके साथ 6 लोडर व्हीकल, 2 कमांड पोस्ट व्हीकल और एक रडार के साथ साथ फायर कंट्रोल सिस्टम भी शामिल होता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लद्दाख में सोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है और इन सिस्टम को स्पेशली ऊंचाई में मौजूद हमारे जवानों को दिया जा रहा है। इंडियन आर्मी आमतौर पर रशियन ऑरिजिन सोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि इग्ला इस सिस्टम का इस्तेमाल करती है और हाल ही में रशिया से इसकी फ्रेश यूनिट खरीदे गए हैं। अब लद्दाख में चाइना के साथ हमारा जो फेसअप चल रहा है ये धीरे धीरे डिप्लोमेटिक रास्ते से आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि चाइना के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, इस वजह से हमारे तरफ से भी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। अब सोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये हाई अल्टीट्यूड एरिया में काफी हद तक कारगर साबित हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट ज्यादा ऊंचाई में मौजूद नहीं होंगे और चाइना के हेलीकॉप्टर इसके लिए इजी टारगेट बन सकते हैं। अब चाइना के पास हमारे मुकाबले काफी ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, तो ऐसे में अगर वो उनको डिप्लॉय करते हैं तो इग्ला एस सिस्टम इनके लिए कारगर हथियार साबित होने वाला है। कल ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने भी एक स्टेटमेंट में बताया था कि अगर चाइना के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रास्ता फेल हो जाता है तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन तैयार है और चाइना की हर एक गतिविधि के ऊपर हमारा नजर है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट यानी कि एस्ट्रोसाट की तरफ से अभी एक ऐसी गैलेक्सी को डिटेक्ट किया गया जो कि धरती से करीब 9.3 बिलियन लाइट ईयर की दूरी में मौजूद है और यहाँ से एमिट हो रहे एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भी हमारी एस्ट्रोसाट की तरफ से रीड किया गया है। इस पर रिसर्च कर रहे पुणे बेस्ड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ से बताया गया है कि एस्ट्रोसाट में अभी 5 यूनिक तरह की एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप मौजूद है जिनकी मदद से एस्ट्रोसाट एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भी रीड कर पाता है। और अभी जिस लाइट को यहाँ पे रीड किया गया है ये हमसे
9.3 बिलियन लाइट ईयर की दूरी में मौजूद है। और ये लाइट जिस गैलेक्सी से आ रही है इसका नाम AUD-FS01 है। इस डिस्कवरी को डॉक्टर कनक साहा लीड कर रहे थे और उनकी टीम में उनके साथ सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, USA, जापान और नीदरलैंड के भी साइंटिस्ट शामिल है। इसको सबसे पहले अक्टूबर 2016 में स्पॉट किया गया था और लगातार 28 घंटे तक इस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद इस गैलेक्सी से निकलते हुए रेडिएशन को 2 साल तक ऑब्जर्व किया जा रहा था और ये काफी मुश्किल काम था क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपने आप ही ऑब्जर्व कर लेती है। इससे पहले नासा की हबल टेलीस्कोप की तरफ से कभी भी इस गैलेक्सी से यूवी रेडिएशन को स्पॉट नहीं किया गया था, जबकि हबल का यूवी टेलीस्कोप एस्ट्रोसाट के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन डॉक्टर शाह का कहना है कि भले ही हबल में एस्ट्रोसाट से बड़ा यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप लगा हुआ है, लेकिन एस्ट्रोसाट में लगा हुआ अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की बैकग्राउंड नॉइज काफी कम है और ये काफी कम रेडिएशन को भी आसानी से रीड कर सकता है और इसी वजह से हबल टेलीस्कोप इसको कैप्चर नहीं कर पाता है, जबकि एस्ट्रोसाट इसको कैप्चर कर रहा है। हो सकता है ये रेडिएशन उस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकल रही होगी या फिर किसी सुपरनोवा से निकली होगी। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी पाकिस्तान को डिलीवर किए जाने वाले पहले टाइप 054 क्लास की फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया गया है। इस तरीके की टोटल 4 वेसल को पाकिस्तान को चाइना की तरफ से दिया जाएगा और ये वेसल पाकिस्तान की नेवी में शामिल होने के बाद ये पाकिस्तानी नेवी का सबसे एडवांस वेसल बनने वाला है। अभी इस तरीके की पहली वेसल को चाइना की होंगडोंग जोंगवा सीपैड में रविवार को लॉन्च किया गया था। इन वेसल की कॉस्ट की बात करें तो हर एक वेसल की कॉस्ट करीब $350 मिलियन के आसपास होने वाली है और इनमें हर तरह के अत्याधुनिक वेपन और सेंसर वगैरह मौजूद होने वाले हैं। ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाते, लेकिन ये सरफेस टू सरफेस, सब सरफेस या फिर एंटीयर ऑपरेशन को भी कर सकता है। इनमें 32 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद हैं जिनमें ये शायद HQ-16 मिसाइल को कैरी करने वाली है। इन वेसल को चाइना पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी डिलीवर करना चाहता है ताकि पाकिस्तान भारत की नेवी को इससे काउंटर कर सके। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी चाइना की तरफ से इन वेसल को लॉन्च किया गया और इनको वो 2021 के एंड तक पाकिस्तान को डिलीवर करने वाले हैं, यानी कि 1 साल के अंदर ही वो पाकिस्तान को 4 वेसल बनाकर डिलीवर करने वाले हैं। ये वेसल पाकिस्तान की नेवी में शामिल होने के बाद ये हमारे तलवार क्लास की फ्रिगेट के साथ कम्पीट कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना को लेके है। अगर आप सभी गूगल मैप या गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके अभी जाके माउंट कैलाश को देखने की कोशिश करेंगे तो उसके ठीक साइड में आपको कुछ ऐसा हिस्सा दिखेगा जो कि ब्लर होगा या फिर व्हाइट कलर का दिखेगा। और व्हाइट से मेरा मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं है। उस हिस्से को जानबूझकर अभी सैटेलाइट इमेज में छुपा दिया गया है। अब जब ये बात सामने आई तो सब लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि किस वजह से गूगल मैप में माउंट कैलाश की कुछ हिस्से को छुपाया गया है। आज इसी को लेके इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि चाइना की तरफ से अभी इसी साल अप्रैल से ही यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा था और यहाँ पर चाइना अपनी मिलिट्री को काफी बड़ी मात्रा में डिप्लॉय कर रहा है और इसी बात को अभी सैटेलाइट इमेज में छुपाया जा रहा है। वहां पर चाइना ने सरफेस टू मिसाइल को भी डिप्लॉय कर रखा है और ये भारत की बॉर्डर से बस 90 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है। और 16 अगस्त को ली गई लास्ट इमेज से पता लगा है कि यहाँ पर 2 से 3 रडार व्हीकल और 4 से 8 लॉन्चर व्हीकल मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसके बाद यहाँ पर काफी सारी मिलिट्री एक्टिविटी देखी गई है। अब यहाँ पर चाइना इस वजह से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है क्योंकि ये जगह हिंदुओं के लिए काफी पवित्र जगह मानी जाती है और बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र किया गया है। तो चाइना अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो यहाँ पर कोई भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करते हैं तो भारत यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए कतराएगा और माउंट कैलाश के ऊपर भारत कभी भी बम नहीं गिराएगा या फिर स्ट्राइक नहीं करेगा। तो यहाँ पर चाइना की तरफ से गंदा वाला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जा रहा है जहाँ पर धार्मिक भावनाओं को आधार करके चाइना जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि अगर भारत यहाँ पर डिप्लॉय किए गए सभी मिलिट्री पोजीशन के बारे में जानता भी होगा तब भी वो यहाँ पर स्ट्राइक नहीं करने वाला है, भले ये भारत के सभी वेपन के रेंज में क्यों ना हो। अब जून के महीने में भी चाइना की तरफ से कुछ वीडियोज को रिलीज किए गए थे जहाँ पर टैंक्स को यहाँ पे देखा गया था और ये टैंक्स मानसरोवर लेक के किनारे में मौजूद थे। तो साफ पता चलता है कि मानसरोवर इलाके में चाइना की तरफ से अभी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और ये हिस्सा लिपुलेख से भी ज्यादा दूर नहीं है जिसको लेके भारत और नेपाल के बीच अभी मतभेद चल रहे हैं और यहाँ पर चाइना की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं। वैसे 1950s की बात करें तो उस दौर में मानसरोवर इलाके के ऊपर भारत का कंट्रोल था, लेकिन जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो ये हिस्सा उसके अंडर में चला गया था। अब ऐसे एक पवित्र स्थान को जंग के मैदान में कन्वर्ट करने की जो गंदी कोशिश चाइना की तरफ से किया जा रहा है, इसके बारे में आप सभी का जो भी विचार है
खुल के कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट तात्रा ट्रक्स को लेके है। आप सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी में जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से ज्यादातर VML के द्वारा सप्लाई किए गए तात्रा ट्रक्स होते हैं, जो कि किसी भी तरह के ट्रेन में ऑपरेट कर सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से अभी वेक्ट्रा एडवांस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1 साल के लिए किसी भी तरह के बिजनेस डील को ना करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन को लगाया गया है। सबसे पहले तात्रा, वेक्ट्रा और VML स्कैंडल के बारे में 2012 में हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल VK सिंह की तरफ से कंप्लेन किया गया था और उन्होंने ये कंप्लेन किया था कि इंडियन आर्मी के किसी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ने 14 करोड़ का घूस लेके VML के तात्रा ट्रक्स को इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया था और इस डील में 600 के करीब ट्रक को क्लियर किया गया था। अब दिक्कत ये था कि जो ट्रक थे ये पहले से ही क्वालिटी के हिसाब से काफी खराब थे और साथ ही काफी ओवर प्राइस भी थे। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान की तरफ से अभी जर्मनी से AIP सिस्टम को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, जिसमें वो अपने पुराने सबमरीन और चाइना से खरीदे जाने वाले युवान क्लास की सबमरीन के लिए AIP सिस्टम को खरीदना चाहते थे। लेकिन जर्मनी की तरफ से अभी पाकिस्तान को AIP सिस्टम को सप्लाई करने के लिए सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। इसमें जर्मनी की तरफ से एक टॉप लेवल की सिक्योरिटी पैनल विचार कर रही थी, जिसे जर्मनी के चांसलर अंजेला मर्केल लीड कर रहे थे और अभी पाकिस्तान को वो कोई भी AIP सिस्टम को सप्लाई करने के लिए इनकार कर रहे हैं। इसमें भारत का डिप्लोमेटिक हाथ हो सकता है, लेकिन साथ ही जर्मनी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई इतना खुश नहीं है, क्योंकि 2017 में जर्मनी की एक एम्बेसी के ऊपर हमला किया गया था जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इसमें जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे उसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया था, जो कि पाकिस्तान के लिए एकदम से आम बात है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह था कि अगर पाकिस्तान चाइना से सबमरीन को खरीद रहा है तो जर्मनी से वो AIP सिस्टम को क्यों खरीदना चाहता है, जबकि चाइना के पास भी खुद की AIP सिस्टम मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चाइना की AIP सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी शायद उनको इस बार भी इसी से ही काम चलाना पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।